गरीब लड़की की मटका आइसक्रीम। 19 वर्षीय नौजवान कुल्फी अपने भाई केशव और भाभी रज्जो के साथ रहा करती थी। उसकी भाभी रज्जो उस पे आए दिन जुल्म ढाती थी। कुल्फी के पिता अपने पीछे कुल्फी के लिए ढेरों जायदाद छोड़ गए थे। रज्जो सोफे पर पसरी हुई मजे से काजू बादाम का लुत्फ उठा रही थी, तभी रसोई घर से एक आवाज आती है। अरे क्या तोड़ डाला? वो गुस्से से पैर पटकती हुई रसोई घर में आती है, जहां डरी सहमी कुल्फी कहती है, माफ करना भाभी, वो गलती से मेरे हाथ से कांच का गिलास टूट गया। अरे नास पिटे तेरा, 10 जनों की खुराक अकेले ठूसती है, फिर भी गिलास नहीं संभाल सकी एक। तेरे मरे हुए माँ बाप अपने पाप का बोझ हमारे सर मढ़ गए। भाभी, आपको जितना भला बुरा कहना है मुझे कहिए, मरे हुए को बीच में मत घसीटिए। कुल्फी को जवाब देते सुन रज्जो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से भौं चढ़ाकर गर्म चिमटे से कुल्फी को खूब मारती है। भाभी मुझे छोड़ दो, भैया मुझे बचाओ भैया। केशव रज्जो का हाथ खींचकर कमरे में ले आता है। अरे मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, आज मैं उस आफत को हमेशा के लिए मिटा डालूंगी। मूर्ख औरत, जोश में होश मत खो। क्या तुम भूल गई हो जिस छत के नीचे हम आराम से रह रहे हैं वो अब भी मेरी इस बहन कुल्फी के नाम है। किसी भी बहाने हमको ये जमीन जायदाद अपने नाम करनी होगी, उसके बाद हम इसे दूध से मक्खी के जैसे निकाल फेंकेंगे, समझी? वो दोनों घंटों बंद कमरे में घर को हड़पने की खातिर षड्यंत्र रचते हैं। 2 दिन बीतने के पश्चात केशव कहता है, मुनिया, इस कागज पर तेरे हस्ताक्षर चाहिए। ये कैसा कागज है भैया? अब वो बाबूजी माँ जी तुम्हारे लिए ना कुछ एफडी करा गए थे, वही पूरा हो गया है तो सोचा कि तुम्हें दे दिया जाए। कुल्फी झट से जायदाद के कागज पर दस्तखत कर देती है, जिसके बाद रज्जो एक पोटली उसके मुंह पर मारते हुए उसे घर से बाहर खदेड़ देती है। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? आज से तेरा इस घर से कोई काम नहीं, समझी? चल फुट यहाँ से। भाभी मुझे घर से बेघर न करो, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाके मर। कुल्फी के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी पत्थर दिल रज्जो पर कोई असर नहीं पड़ता और वो झटके से दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद कुल्फी कड़कती धूप में नंगे पांव चल पड़ती है। अब कहाँ जाऊं? कुछ नहीं सोच रहा। हे ईश्वर, तू ही कोई रास्ता दिखा अब मुझे। चलते हुए कुल्फी काफी दूर आ जाती है, जहां उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। वो उसके भीतर जाती है, जहां एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया मिट्टी के नन्हे मटकी में ठंडी आइसक्रीम भर रही थी। काकी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बुढ़िया उसके पाँव में पड़े छाले को देखकर उसे अंदर आने को कहती है और बैठकर उसकी चोट को मरहम पट्टी करती है और कहती है, देख बिटिया, अगर मैं अभी इन मटकी आइसक्रीम को नहीं बेचने गई तो ये पिघल जाएंगी। तू जब तक चाहे यहाँ आराम से रह सकती है। बुढ़िया मटकी आइसक्रीम की टोकरी सिर पर धरकर उन्हें बेचने निकल पड़ती है और देर सांझ लौट कर आती है। अरे वाह, आज तो मेरी कुटिया एकदम महल जैसे चमक रही है। काकी माँ, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। अरे मैं तो इस झोपड़ी में अकेले रहती हूँ बरसों से। अगर तुझे इस घास फूस की झोपड़ी में रहने में कोई परेशानी नहीं तो रह जा। रात ढलने के बाद सवेरा दस्तक देता है। बुढ़िया मटकी कुल्फी तैयार करने का सामान ले आती है। काकी माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। कुल्फी बुढ़िया के संग मिलकर आइसक्रीम तैयार करती है। काकी माँ, आप इस मटकी आइसक्रीम में क्या क्या इस्तेमाल करती हैं? अब कुछ खास नहीं बिटिया, मैदा, बर्फ, चीनी, अब कुल मिला के इसी से तैयार करती हूँ। काकी माँ, आप ये मटकियाँ खरीद लाती हैं ना, अब से हम दोनों मिलकर इन्हें खुद बनाएंगे और इनमें खपत होने वाले पैसों को बचाकर उनसे इन मटके आइसक्रीम को और अच्छी गुणवत्ता से परिपूर्ण करेंगे। अगली भोर दोनों जंगल से मिट्टी लाकर सैकड़ों नन्हे मटके बनाती हैं और उनमें जाने वाले पैसों से खोया, काजू इत्यादि लाकर मटकी आइसक्रीम बनाती हैं। काकी माँ, आज आप आराम करिए। आज से इन मटके आइसक्रीम को बेचने की जिम्मेदारी मेरी। कुल्फी बनाई हुई मटकी आइसक्रीम को लेकर उन्हें गांव-गांव घूमकर बेचना शुरू करती है।
अरे मटका आइसक्रीम ले लो, ठंडी बर्फीली खोए रबड़ी और दूध से बनी आइसक्रीम खा लो। आओ बच्चों आओ। दादाजी, मुझको वो मटका आइसक्रीम खाना है। अरे ओ बिटिया, जरा हमारे पोते को एक मटकी आइसक्रीम दे दो। ये लो बेटा, काका एक मटका आइसक्रीम आप भी चख कर देखिए। अब तुम इतना जोर दे रही हो तो चखा दो। अरे वाह, मजा आ गया तुम्हारे इन मटका आइसक्रीम के स्वाद का। जितना बखान करूं कम है भाई, तन मन हरा भरा हो गया। पुराने जमाने की मटका रबड़ी कुल्फी की याद आ गई। कुल्फी की सारी मटका आइसक्रीम के अनोखे स्वाद के चलते उसकी अच्छी बिक्री हुई और वो घर लौट कर आई। अरे क्या हुआ बिटिया, आज तेरा चेहरा बड़ा चमचमा रहा है। काकी माँ, आज मटका आइसक्रीम की खूब बिक्री हुई। मटका आइसक्रीम से हुए मुनाफे से कुल्फी एक आइसक्रीम का ठेला खरीद लेती है। अगर हमें अपनी मटका आइसक्रीम को सुर्खियों में लाना है तो इसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है। जैसे बिटिया, रबड़ी खोया के साथ मुझे इसमें पिस्ता बादाम और लाजवाब महक की कमी को पूरा करना है, जो इलायची पाउडर से होगा। इस तरह कुल्फी और बूढ़ी औरत साथ मिलकर काफी मात्रा में आइसक्रीम तैयार करके उन्हें मटकियों में भरते हैं, जिसे ठेले पर लाद कर कुल्फी गांव देहात में घूमकर उसे बेचा करती थी। मटका मलाई ले लो, लाजवाब मटका आइसक्रीम खाओ। आप चुन्नू मुन्नू की अम्मा और सस्ता मटका आइसक्रीम खाओ। गांव के चबूतरे पर बैठी कुछ औरतों की टोली उसके पास आकर कहती है, अरे ओ मटका कुल्फी वाली, कैसे बेच रही हो ये आइसक्रीम? मात्र 10 रुपए में आइसक्रीम से लबालब भरा एक मटका। अरे जल्दी से 2 मटका आइसक्रीम दे दो। वो दोनों औरतें मटके पर चढ़े परत को हटाकर आइसक्रीम चखती हैं तो तारीफ भरे अंदाज में कहती हैं, अरे वाह, ये मटका आइसक्रीम का स्वाद तो एकदम मक्खन जैसा है, और ऊपर से इतना सस्ता बताओ। दोनों औरतें खड़ी खड़ी दर्जनों आइसक्रीम चट कर जाती हैं, जिसके बाद कुल्फी कहती है, आज तो मटका आइसक्रीम की बोहनी से ही तगड़ी कमाई की शुरुआत हुई है, और अभी तो पूरा पहर भी नहीं बीता। वो आइसक्रीम का ठेला बढ़ाकर एक बाजार में जाकर आइसक्रीम बेचने लगती है। देखते ही देखते उसके आइसक्रीम के ठेले के चारों ओर ठकमठेल भीड़ लगती है और कुल्फी की सारी मटका आइसक्रीम सफा चट हो जाती है। अरे पता है काकी माँ, आज बाजार में मेरे मटका आइसक्रीम की लूट मार मच गई थी। कल से हमें और ज्यादा मात्रा में मटका आइसक्रीम का उत्पादन बढ़ाना होगा। बूढ़ी औरत की मदद से कुल्फी ढेरों मात्रा में मटका आइसक्रीम बनाकर उन्हें प्रतिदिन बेचा करती थी। और एक दिन, काकी माँ, मैंने बाजार की एक दुकान भाड़े पर ले ली है। अरे पर उसका किराया तो बड़ा ऊंचा होगा बिटिया। उसकी फिक्र आप मत करिए काकी, बाजार के कुछ आइसक्रीम हमसे रोज मटका आइसक्रीम खरीद कर उन्हें बेचेंगे और 4 पैसे उससे आएंगे। और अब हम भिन्न भिन्न तरह का मटका आइसक्रीम बनाएंगे, जैसे रबड़ी, मटका, कुल्फी इत्यादि। कुल्फी मटका आइसक्रीम को अपना स्रोत बनाकर मटका कुल्फी मिष्ठान से दुकान खोलकर आइसक्रीम बेचती है। तभी 2 भिखारी उसकी दुकान पर आकर हाथ फैलाते हैं, जो और कोई नहीं उसके भैया और भाभी होते हैं। आ जाओ चाचा काका, आ जाओ मुन्नू चुन्नू, और ले लो मक्खन मलाई जैसी मटका कुल्फी, रबड़ी, मटका मिष्ठान। अरे ये तो भैया भाभी जैसे दिख रहे हैं। सुनो जी, ये तो अपनी कुल्फी है ना? भैया भाभी, अरे ये क्या हालत बना रखी है आपने? तूने घर क्या छोड़ा कुल्फी? मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई। मुझे सत्ते की लत पड़ गई, जिसमें मैं घर बार सब कुछ हार गया। और आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। चलिए जाइए, मेरी नजरों से दूर हो जाइए। मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। अरे कुल्फी बिटिया, ठोकर खाने वाले को उठाना चाहिए। एक आखिरी मौका दे दो। कुल्फी आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछती है और अपने हाथों के बनाए मटका आइसक्रीम को उन्हें खिलाती है। इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। इस तरह वो चारों मिलकर मटका आइसक्रीम बेचते हैं और जोड़ी हुई जमा पूंजी से आइसक्रीम का बड़ा कारखाना खोलकर बेहद रईस हो जाते हैं। संजय अपनी बेटी मीनाक्षी के साथ रहता था। संजय अपने कामकाज में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहता था, इसलिए वो मीनाक्षी को जरा सा भी टाइम नहीं दे पाता। और एक रात मीनाक्षी अपने पिता के पास आती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी,
क्या आज भी मेरे लिए आपके पास टाइम नहीं है? आप मेरे पास बैठकर मेरा हाल समाचार पूछ लें। मीनाक्षी बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ तो किसके लिए? तुम्हारे लिए ही तो रहता हूँ ना। मैं आज जो भी कुछ कर रहा हूँ अपनी बच्ची के लिए ही तो कर रहा हूँ। पिताजी, कोई आप तो इतने बिजी हैं कि आप ये भी भूल गए कि आज मेरा जन्मदिन है। क्या आपने मुझे एक बार भी विश किया? आपसे तो अच्छी मेरी माँ थी। जब तक वो जिंदा थी तब तक उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा माँ की तरह ख्याल नहीं रख पा रहा। बताओ, तुम्हें तुम्हारे इस बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आपके साथ थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्या आप अपनी बिजी लाइफ को छोड़कर थोड़ा सा वक्त मुझे दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना? तो बस अब आप मुझसे बात मत कीजिए। इतना कहकर मीनाक्षी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संजय अपने सिर पर हाथ रखकर परेशानी में बैठ जाता है। अगली सुबह संजय चंपा से शादी करके आ जाता है। उसकी एक बेटी मोहिनी जो कि 16 साल की थी। संजय उन दोनों को लेकर अपने घर आता है और अपनी बेटी मीनाक्षी से बोलता है, बेटा मीनाक्षी, देखो आज से तुम्हारी ये नई माँ और नई बड़ी बहन। तुम इनकी सारी बात मानना। ये तो मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन है। ये एक सौतेली माँ और सौतेली बहन है। मैं इनकी एक भी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि सौतेला हमेशा सौतेला ही रहता है। इतना कहकर मीनाक्षी वहां से गुस्से में चली जाती है और देखते ही देखते अब दिन बीतने लगते हैं। लेकिन मीनाक्षी ने अपनी माँ और अपनी बहन के प्रति कोई भी लगाव नहीं आया। वो उनसे हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी और एक दिन चंपा की भी मौत हो गई। ये देख संजय अपनी बड़ी बेटी मोहिनी से बोलता है, बेटा मोहिनी, अब तो तुम्हारी माँ भी नहीं बची। अब तुम ही अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे भी अब ज्यादा टाइम नहीं मिलता और मैं देर रात घर पर आता हूँ, जिस वजह से मैं मीनाक्षी को समय नहीं दे पा रहा हूँ। तुम उसका ख्याल एक माँ की तरह रखना। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मीनाक्षी का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखूंगी। इतना कहकर वो सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं। मीनाक्षी मोहिनी को अपनी बड़ी बहन के रूप में कभी नहीं अपनाती। रात को 12 बजे जब संजय अपने घर आता है तब वो देखता है कि मीनाक्षी के कमरे की लाइट जल रही है और वो मीनाक्षी के कमरे में जाकर देखता है कि मीनाक्षी अपनी माँ की फोटो लिए खुद से बात कर रही है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरा यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। पिताजी थे, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे नहीं समझा। वो खुद की लाइफ में इतने बिजी रहते कि उन्होंने एक बार भी मुड़कर अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा और ना ही पूछा कि बेटा आज तूने खाना खाया? माँ, अब आ जाओ ना माँ। ये देखकर संजय को बहुत ही अफसोस होता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह मीनाक्षी और मोहिनी दोनों स्कूल की तरफ चल रही थी और थोड़ी देर बाद वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। उनकी क्लास के टीचर ने होमवर्क के लिए उनसे पूछा, किस किस ने अपना होमवर्क नहीं किया? जिसने भी अपना होमवर्क नहीं किया वो खड़े हो जाओ। टीचर की ये बात सुनकर मीनाक्षी को घबराहट हो जाती है, क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था कि तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं इमोशनल ब्लैकमेल करके मोहिनी से उसकी नोटबुक ले लूं और इससे मैं बच भी जाऊंगी और मोहिनी को टीचर से पिटाई भी लग जाएगी। इतना सोचकर मीनाक्षी मोहिनी के पास जाती है और अपनी आंखों में झूठे आंसू लेकर बोलती है, मोहिनी दीदी, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। टीचर मुझे बहुत ही पिटाई लगाएंगे। क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले लूं दीदी? अरे, आज तो मीनाक्षी ने मुझे दीदी बोला है। हाँ मीनाक्षी, तुम मेरी नोटबुक ले लो। इतना कहकर मीनाक्षी मोहिनी से उसकी नोटबुक ले लेती है और थोड़ी देर बाद जब टीचर मोहिनी के पास उसका होमवर्क देखने के लिए आते हैं तब मोहिनी उनको होमवर्क दिखाने से मना कर देती है और बोलती है, सर, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। उसकी ये बात सुनकर उसके टीचर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो स्केल से टीचर उसकी हथेली पर मारने लगती है। ये सब देख मीनाक्षी बगल में खड़ी होकर बहुत हंस रही थी
उसको खुश होता हुआ देख मोहिनी अब समझ चुकी थी कि मीनाक्षी ने यह सब जानबूझकर किया है। लेकिन मोहिनी मीनाक्षी की खुशी देखकर उसकी खुशी में खुश हो जाती है। एक तरफ तो मोहिनी की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। और ऐसे ही अगले 2 घंटे बाद मीनाक्षी और मोहिनी का गेम का पीरियड शुरू हो जाता है। मोहिनी रेस में हिस्सा लेती है और थोड़ी ही देर में उन लोगों की रेस स्टार्ट होने लगती है। तो बच्चों, रेस शुरू होने वाली है। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? यस सर। रेडी, गेट सेट गो। रेस शुरू हो जाती है और रेस ग्राउंड के बगल में खड़ी मीनाक्षी सोचती है, क्यों ना मैं इसे इस रेस में हरा दूं और अपनी दोस्त को जितवा दूं। इतना सोचने के बाद मीनाक्षी एक बड़ा सा पत्थर उठाकर वो मोहिनी के सिर पर मार देती है। मोहिनी के सिर पर पत्थर लग जाता है और मोहिनी नीचे गिर जाती है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। ये सब देख टीचर उसके माथे पर पट्टी बांध देता है। दोपहर को दोनों बहनें अब अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी वहां से एक ट्रक गुजर रहा था। ये सब देख मीनाक्षी एक बार फिर खतरनाक प्लान बनाती है। ये ट्रक यहाँ से जा रहा है, क्यों ना मैं अपनी सौतेली बहन को इस ट्रक के सामने धक्का दे दूं, जिसके बाद वो मर जाएगी और मैं अपने घर में अपने पिता के साथ अकेले खुशी से रहूंगी। हाँ, ये सही रहेगा, मैं इसको धक्का दे देती हूँ। इतना सोचकर मीनाक्षी मोहिनी को उस ट्रक के सामने धक्का दे देती है। मोहिनी ट्रक के सामने जाने से बच जाती है, लेकिन उसके सिर पर जो चोट लगी थी, एक बार फिर मोहिनी को वहां पर चोट लग जाती है। तभी उसके सिर पर से ज्यादा खून निकलने लगता है। ये सब देख मोहिनी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि उसकी बहन मीनाक्षी ने आज तक उसे अपनी सगी बहन का दर्जा नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। मीनाक्षी गुस्से में अपनी बहन की तरफ देख रही होती है और खुद से बोलती है, शिट, ये तो उस ट्रक से बच गई। अब इसको मैं कैसे मारूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मोहिनी, मुझे भूख लग रही है, मुझे मैगी खाना है। लेकिन मीनाक्षी, मेरे सर में चोट लगी हुई है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे पता चल चुका है कि सौतेली बहन हमेशा सौतेली ही होती है, वो कभी भी सगी नहीं बनती। काश मेरी माँ जिंदा होती है। उसको रोता हुआ देख मोहिनी उठकर उसके लिए मैगी बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो गर्मा गर्म मैगी मीनाक्षी के सामने रखती है, तभी मीनाक्षी मोहिनी के ऊपर वो गर्मा गर्म मैगी गिरा देती है, जिस वजह से मोहिनी का हाथ जल जाता है। मोहिनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देख मीनाक्षी को बहुत अच्छा लगता है और वो हंसने लगती है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन मोहिनी मीनाक्षी से बोलती है, मीनाक्षी, मैं घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? हाँ हाँ, चलो। इतना कहकर वो दोनों बहनें बाजार चली जाती हैं। मोहिनी घर का सामान खरीद रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी अपने लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए रोड की दूसरी तरफ जा रही थी कि तभी उसके सामने से एक ट्रक आ रहा था। ये सब कुछ मोहिनी देख लेती है और मीनाक्षी को वो आगे की तरफ धक्का मार देती है और खुद ट्रक के नीचे आ जाती है। ये सब देख मीनाक्षी को बहुत ही दुख होता है और वो तुरंत उसको भागते हुए हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने पिता को फोन करती है और सारी बात बता देती है। उसके पिता भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। अपनी बहन मोहिनी की कंडीशन गंभीर देखकर मीनाक्षी गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए बोलती है, हे भगवान, मैं मोहिनी दीदी के साथ कितना गलत कर रही थी। उन्होंने तो मुझे एक माँ की तरह पाला, माँ की तरह ख्याल रखा, लेकिन मैंने ही उसको आज तक अपनी बहन नहीं समझा। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचा दी। मैं कितनी बुरी हूँ। मैं उनको मारने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई। भगवान जी, मेरी दीदी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। वो हाथ जोड़कर भगवान से विनती कर ही रही होती है कि तभी उसके पिता पीछे से आते हैं और बोलते हैं, भगवान ने तुम्हारी सुन ली मीनाक्षी, तुम्हारी बहन खतरे से बाहर है और जो तुमने अपनी बहन के साथ किया है, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मैं मानता हूं मेरे पास समय नहीं रहता तुम्हारे लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम दोनों से प्यार नहीं करता।
तुम दोनों मेरे बच्चे हो और अपने बच्चों से भला कोई माँ बाप दूर रह सकता है क्या? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम दोनों को अपनी जिंदगी का कुछ वक्त निकालकर तुम दोनों बहनों को जरूर दिया करूंगा। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी और खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है बेटा। इतना सुनकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो अपने पिता के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी बहन मोहिनी के पास जाती है और उससे माफी मांग लेती है, जिसके बाद मोहिनी मीनाक्षी को माफ कर देती है और कुछ दिन बाद मोहिनी बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग अब खुशी से एक साथ रहने लगे। चुड़ैल की सब्जी मंडी। ढोलकपुर गांव बड़ा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। वहीं पास में एक घने जंगल पर दो चुड़ैलें पेड़ पर बैठकर अपने पैर हिला रही थी। अरे कब तक इस पेड़ पर बैठकर इंतजार करें? यहाँ तो कोई भी इंसान नहीं आ रहा। इंसानों की राह तकते तकते तो अब मैं बोर भी हो चुकी हूँ। यार हम बहुत वेली चुड़ैल हैं। रागिनी चुड़ैल है ना, वो भी ना ढाबे पर खाना बनाने का काम करती है। हाँ हाँ, और वो उर्मिला चुड़ैल, वो तो अपना चुड़ैल लोक में ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठी हुई है। पर तू ये सब क्यों कह रही है? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। इससे हम बोर भी नहीं होंगे और मजा भी आएगा। पर तू जानती है हम सुधरी हुई चुड़ैल नहीं है। लोगों को परेशान करना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ तो ठीक है, हम अपना सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का बिजनेस करेंगे। पर उससे क्या होगा? वो जानने के लिए सबको इस कहानी के अंत तक जुड़ा रहना होगा। तो आइए फिर ढोलकपुर गांव के सब्जी मंडी में चले। ये बोलते ही अगले दिन दोनों चुड़ैल मंडी में अपनी वेशभूषा बदलकर सब्जी बेचने लगती हैं। अरे क्या क्या सब्जी रखी है तूने बेचने के लिए? यही सब, आलू, टिंडे, तोरी, कद्दू, करेला, भिंडी, प्याज। अरे ओ चुड़ैल, ये कैसी वाहियात सब्जी रखी है तूने? भला ये कद्दू करेला कोई खाने की चीज है? मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे तो कौन सा हमें खानी है? अरे ये भिंडी कैसे दी है? बिल्कुल साफ सुथरी, ताजी और हरी भिंडी दी है। अरे बहन जी, वो तो मुझे भी पता है, पर हैं कितने की? जितना आप दोगे उतने की है ये। हे भगवान, मतलब क्या भाव है? अरे बहन जी, हम में भाव बिल्कुल भी नहीं है। अरे पागल वागल हो क्या? मुझे तुमसे भिंडी लेनी ही नहीं है। अरे बहन जी रुकिए, वो क्या है ना, आज ही हम पहली बार सब्जी बेचने मंडी में आए हैं, इसे कुछ पता नहीं है। 20 रुपए की पाव है, ले जाओ। ठीक है, दे दो। और हाँ, बोल बोल कर सब्जी बेचो, मंडी में तभी बिकेगी। जी जी जी, बड़ाई हमको सिखाने वाली। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी, भिंडी, तोरी, कद्दू, करेला, ले लो सब्जी ले लो। अरे बहन जी, ये जरा कद्दू देना। ये लीजिए कद्दू। अरे बहन जी, पूरा मत दो, काटो तो सही। मैं काट देती हूँ। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अरे आपने कितने अच्छे से दिया है आलू, और कांदा भी दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। जब शाम को ये सब्जी बनाकर खाएगा ना, तो पता चलेगा कि कितने अच्छे से दिया है। रोनित दोनों चुड़ैल से सब्जी लेकर चला जाता है। ऐसे ही काफी लोग चुड़ैल से सब्जी लेने आते हैं, जिसके बाद उनकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। शाम के समय चुड़ैलें लोगों के घर में खिड़की से झांक झांक कर उन्हें सब्जी बनाते हुए देखती हैं। तभी रोनित अपनी बीवी से कहता है, अरे ओ चंपा, खाने की खुशबू तो बड़ी लजीज सी आ रही है, क्या बनाया है? अजी, जो आप सब्जी लेकर आए थे वही कद्दू बनाया है मैंने। अच्छा, फिर तो जल्दी से लेकर आओ। रोहित के ये बोलते ही चंपा उसके लिए खाना बनाकर लाती है, जिसे खाने के कुछ देर बाद वो अजीब अजीब बर्ताव करने लगता है। आंखें लाल, नाखून लंबे और गुस्से से भरी शक्ल। रोनित घर का सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी उसकी बीवी कहती है, अजी, ये कद्दू खाते ही ज्यादा जोश आ गया क्या? अरे सामान क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, हर चीज तहस नहस कर दूंगा। ये कहते ही रोनित तोड़ फोड़ करने लगता है और अपनी बीवी को मारने लगता है। तभी वो रोते हुए कहती है, अरे क्या कर रहे हो? मुझे मार क्यों रहे हो? छोड़िए मेरे बालों को। चुलबुल चुड़ैल वहाँ से लड़ाई देखकर बुलबुल चुड़ैल के पास जाती है, जहाँ वो भी लोगों को लड़ता झगड़ता देखकर खुश हो रही थी। वैसे लोगों को ऐसे तहस नहस करता देख बड़ा मजा आ रहा है। मजा तो बहुत आ रहा है। कल भी सब्जी मंडी में ऐसे ही सब्जी लगाएंगे, जिसे खाकर लोग
बावले हो जाएंगे। इसी तरह अगले दिन दोनों चुड़ैलें सब्जी बेचने मंडी चली जाती हैं। तभी एक और चुड़ैल आकर कहती है, अरे अकेले अकेले सब्जी क्यों बेच रही हो? आओ सखियो, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। अरे किसी ने तुझे इस रूप में देख लिया तो इंसानी रूप में आ। ले आ गई, मैं भी बेचूंगी तुम्हारी सब्जियां। आजा आजा, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। ऐसी हरी भरी सब्जी है जिसे खाकर आप बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे। आइए आइए, सब्जी लीजिए। अरे जरा ये सब्जी देना, बड़ी ताजी लग रही है। हाँ जी बिल्कुल ताजी है, लीजिए। ये बोलकर तीनों चुड़ैलें उसे सब्जी देती हैं। एक एक करके तीनों चुड़ैलें सारी सब्जियां बेच देती हैं। चुड़ैलें फिर से उन्हीं लोगों के घर जाकर तमाशा देखती हैं जो उनसे सब्जियां लेकर गए थे। बाकी लोग भी रोनित की तरह ही अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। एक एक करके आधे गांव का हाल कुछ इस तरह का ही हो गया था। तभी कुछ औरतें अपने घर वालों की चिंता जताते हुए कहती हैं, हे राम जी, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? हमारे घर वालों को पता नहीं खाना खाते ही क्या हो जाता है। हैरानी करने वाली बातें हैं कि खाना खाते ही घर के लोग सामान फेंकने लगते हैं, तो कभी मारने चिल्लाने लगते हैं। मैंने तो अपने पति को कमरे में बंद कर दिया था, जब उन्हें नींद आई तब जाकर शांत हुए थे। लेकिन मेरे पति तो सोते ही नहीं है। डर के मारे मैंने उन्हें जंजीर से बांध दिया है। मुझे लग रहा है जरूर कोई हमारे खाने में कुछ मिला रहा है। कहीं हमारे गांव में ये सब करने वाली कोई चुड़ैल तो नहीं है? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। तीनों आपस में बात कर ही रही थी कि एक हांफते हुए औरत उनके पास आकर कहती है, गीता, शीला, चंपा, मैंने ना वो चुड़ैल देखी। क्या चुड़ैल? पर वो क्या कर रही थी? मैंने सब्जी मंडी में उसे सब्जी रखते हुए और रूप बदलते हुए देखा था। वो तीनों बहुत खतरनाक चुड़ैल दिखती हैं। क्या वो तीनों? हाँ, तो चलो अब हमें उन चुड़ैलों पर नजर रखनी होगी। पता तो चले आखिर माजरा क्या है। तीनों चुड़ैल सब्जियों के खेत में खड़ी होकर उन सब्जियों में अपनी जादुई भूतिया शक्ति डाल रही थी, जिसे खाकर लोग अक्सर बेकाबू हो जाते थे। तभी तुम लोगों का आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लोगों को सब्जी खिलाकर पागल करना। इससे तुम्हें मिलता क्या है? हमें इससे शक्तियाँ मिलती हैं। लोग जैसे पागल होते हैं उतने ही हम ताकतवर होते हैं। शक्तियाँ ही नहीं, हमें लोगों को परेशान करके बहुत मजा भी आता है। अब देखना, धीरे धीरे पूरा गांव कैसे पागल हो जाएगा और फिर ढोलकपुर से पागलपुर बन जाएगा। कल भी हम इन्हें यही सब्जियाँ खिलाएंगे लोगों को। तीनों चुड़ैलों की ये बात वो चारों औरतें सुन लेती हैं, जिसके बाद चंपा कहती है, इसका मतलब कि ये सब्जी खिलाकर हमारे पतियों को, घर वालों को बेकाबू करती थी और इसकी सारी ताकत इन सब्जियों में ही है। तो तुम जानते हो ना हमें क्या करना? हम वो सामान तो लेकर आए ही थे। हाँ, जानते हैं। अभी सब्जी के खेत को ध्वस्त करना होगा, तभी इन तीनों चुड़ैलों का काम तमाम होगा। ये बोलते ही वो चारों औरतें खेत के कोने कोने जाकर सारी सब्जियों में मिट्टी का तेल छिड़ककर माचिस से आग लगा देती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सारी सब्जियां जलकर राख हो जाती हैं। उसी के साथ तीनों चुड़ैलें तिल मिलाकर मर जाती हैं और सारी औरतें कहती हैं, अब हमारा गांव और हमारे घर वाले सभी सुरक्षित हैं। गरीब बहू का जादुई सोना पसीना। अरे ओ करमजली नास पीती, अरे कहाँ मर गई? आज कुछ नसीब होगा कि नहीं? सास के ताने भरे शब्द सुनकर पसीने में सराबोर हुई मालिनी तेज कदम बढ़ाकर चाय और नाश्ते की थाली उसके पास लाकर उसके आगे परोसते हुए कहती है, माफ कीजिए माँ जी, जरा सी देर हो गई। वो सारी लकड़ियाँ एकदम गीली थी, इसलिए चूल्हा नहीं जल पा रहा था। क्रूर कमला अपनी बहू मालिनी को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी। दरअसल वो मानती थी उसके बेटे ब्रजेश की मौत का जिम्मेदार उसकी अपशगुनी बहू मालिनी है, इसलिए प्रतिदिन वो किसी न किसी बहाने से उसे खरी खोटी सुनाया करती। जैसे ही वो चाय का घूंट गले से नीचे उतारती है तो कहती है, हे राम, आज तू, अरे कुलक्षणी, मेरे बेटे को तो खा गई। अब क्या ये कड़वी चाय पिलाकर मारना चाहती है मुझे? ऐसा लग रहा है विष का प्याला पी रही हूँ। सास की बातें मालिनी को अंदर तक चोट पहुंचा रही थीं और उसके आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं। तभी लता दरवाजा खटखटाकर कहती है, मालिनी, चल जल्दी से आजा। आज अगर जरा भी देर हुई तो ठेकेदार हम गरीबों को काम से निकाल देगा।
माँ जी, मैं चलती हूँ। जल्दी दफा हो जा मेरी नजरों से। तेरी शक्ल मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। फिर वो लता के साथ चल पड़ती है। तभी लता उससे कहती है, मालिनी, तू अपनी सास की ज्यादतियों का जवाब आखिर क्यों नहीं देती? वो तुझ पर कितना अत्याचार करती है, जबकि दिन भर पसीना बहाकर मेहनत मजदूरी करके तू उसका पेट पाल रही है। मेरी सास पर जरा जुबान से कड़वी है, दिल से बुरी नहीं है। उन्हें लगता है कि ब्रिजेश की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए वो मुझसे उखड़ी हुई रहती हैं। सूर्यदेव एक दिन मेरे जीवन के अंधेरे को जरूर दूर करेंगे। पति की मौत के बाद घर की जरूरतें पूरी करने के लिए मालिनी के सिवा और कोई नहीं था। वो गांव में घरों के निर्माण में ईंट पत्थर ढोने की मजदूरी करके खुद का और अपनी सास का पेट पालती थी। मई की कड़कती धूप शुरू हो चुकी थी। तेज लू की लहर में सभी मजदूर पसीना बहाकर परिवार चलाने के लिए काम कर रहे थे। तभी मालिनी, जो पसीने से तर हो चुकी थी, सूरज की तरफ देखकर कहती है, हे सूर्यदेव, आपकी किरणें तो सारे संसार को उजागर करती हैं, पर इस घड़ी आपकी ये तेज रोशनी हम गरीबों से सहन नहीं हो पा रही। सभी गरीब मजदूर सर से लेकर पांव तक पसीने से भर चुके हैं। हमारी जीविका इसी मजदूरी पर निर्भर करती है। कृपया आप अपनी तेज लौ को छाया में बदल दीजिए। मालिनी हर सवेरे सूरज को अर्घ दिया करती थी। उसकी सूर्य के प्रति काफी आस्था थी। इस कारण उसका निवेदन आसमान में रहने वाले सूरज स्वीकार कर लेते हैं और कड़कती धूप शीतल छांव में बदल जाती है और सूर्य देव उसके पास प्रकट होकर कहते हैं, मालिनी, हे देव, कौन है आप? मैं वो हूँ जिसे तुम प्रतिभोर अर्घ देती हो। मैं इस जगत को उजियारा करने वाला सूर्य देव हूँ। अश्रु मत व्यर्थ करो, क्यों चिंता करती हो? नियति ने इस दुखियारी गरीब के भाग्य में आंसू के सिवा छोड़ा ही क्या है प्रभु। विवाह के कुछ ही दिनों में ईश्वर ने मेरा सुहाग छीन लिया और सास हर दिन मुझे अपशगुनी कहकर ताने मारती है। अब तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। कब तक मैं ऐसे ही पसीना बहाकर मजदूरी करती रहूंगी? अब और नहीं होता। ये सुनकर सूर्यदेव कहते हैं, जिस पसीने को बहाकर तुम इतना कठिन परिश्रम कर रही हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम्हारा यही पसीना सोने में बदलकर तुम्हारे तमाम दुख और कष्टों का निवारण करेगा और तुम औरों की भी सहायता का केंद्र बनोगी। तथास्तु। इसके बाद सूर्यदेव उस स्थान से विलुप्त हो जाते हैं और मालिनी के पसीने की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती हैं, वो सोने के सिक्कों में बदल जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे पसीने की बूंदें सोने के सिक्कों में बदल रही हैं। मालिनी सिक्कों को उठाकर अपने घर आ जाती है। फिर उसकी सास कहती है, अरे निकम्मी, कहाँ मर गई? इस बदनसीब बूढ़ी को कुछ खाने को देगी कि नहीं? माँ जी, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। मालिनी रसोई घर में जाकर चूल्हा जोड़कर खाना बनाने लगती है और एक बार फिर वो सर से लेकर पांव तक पसीना से भर जाती है और उसकी सास चीखते चिल्लाते हुए कहती है, अरे करम जली, बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? इतनी देर में तो सैकड़ों लोगों का खाना बनाकर परोस दूं। मालिनी उसको खाना लाकर दे देती है और कमला कहती है, आज अगर मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरा ब्रजेश जिंदा होता तो मुझे ये रूखा सूखा खाने की जगह 56 भोग मिलता। उसके इतना कहते ही मालिनी के पसीने की बूंदें जैसे जैसे जमीन पर गिरती हैं, वो सोने के अनगिनत सिक्कों में बदल जाती है और कमला कहती है, अरे ये कैसा चमत्कार है। लोग तो पसीना बहाकर मुश्किल से 4 पैसे कमाते हैं, लेकिन तेरे पसीने से तो धन वैभव लक्ष्मी की तरह सिक्कों का रूप धारण कर रहे हैं। तूने तंत्र मंत्र या जादू टोना तो नहीं सीख लिया? माँ जी, ये मेरे परसों की तपस्या का फल है। सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया है, मेरे पसीने की हर एक बूंद सोने के सिक्कों में बदल जाएगी। पसीने बहाकर इकट्ठा किए सभी सोने के सिक्कों को बेचकर मालिनी अपने घर की आर्थिक तंगी को खत्म करके अपने टूटे फूटे मकान से छुटकारा पाकर एक बड़ा सा घर खरीदकर अपनी सास के साथ वहां बस जाती है और दोनों ठाट बाट से जीने लगते हैं। एक दिन लता और भीमा उसे दिखाई पड़ते हैं और वो कहती है,
अरे लता बहन, भीमा भैया, आप लोग यहाँ कैसे? पेट की आग गरीबों को भटकने पर मजबूर कर देती है। हम लोग काम की तलाश में यहाँ आए हैं। उस ठेकेदार ने हम गरीबों को काम देना बंद कर दिया। हमारे घर की हालत बद से बदतर हो गई है। ये सुनकर मालिनी उसे अपने घर ले आती है और खुले आंगन में खड़ी होकर कहती है, हे सूर्यदेव, अपनी कड़कती धूप मेरे शरीर पर डालिए। तुम खुद को क्यों जलाने पर तुली हो? तुम्हारे पास अब धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं, फिर तुम क्यों भी मतलब अपना पसीना बहा रही हो? आप दोनों की मदद करने के लिए इस पसीने का बह जाना बहुत जरूरी है। धूप की किरणों से मालिनी पसीने से तरबतर हो जाती है और उसकी प्रत्येक बूंद गिरने के साथ वो सोने के सिक्के में बदल जाती है और वो कहती है, अरे ये कैसा जादुई चिराग है? हम गरीब तो पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, पर तुम्हारा पसीना तो खरे सोने के सिक्के बरसा रहा है। ये सभी सोने के सिक्के आप दोनों ले लीजिए और इसे एक अच्छा कारोबार शुरू करके आराम से कमाई कीजिए। बस बहुत गरीबी का जीवन जी लिया आपने। अब आप दोनों को खून और पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोनों मालिनी का शुक्रिया अदा करके वहां से चले जाते हैं और मालिनी अपने पसीने के द्वारा और भी कई गरीब लोगों की मदद किया करती और धीरे धीरे उसके सास सही उसके रिश्ते बेहद ही अच्छे हो जाते हैं और अंत में उसकी सास कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर कितना जुल्म और अत्याचार किया, फिर भी तूने मुझे अपनी माँ से बढ़कर माना। पर मैं तुझे बेबी तो दूर, बहू भी ना मान सकी। तूने हर दिन अपना पसीना बहाकर कड़ी मेहनत मजदूरी करके मेरी भूख मिटाई और मेरी सेवा की। तेरे जैसी बहू पाकर मेरा जीवन सफल हो गया बेटा। शुक्रिया माँ जी, मुझे विश्वास था कि आप एक दिन मुझे जरूर अपनाएंगी। और इस तरह मालिनी की पसीने बहाकर उसके गरीबी के जीने के दिन खत्म हो जाते हैं और दोनों ही गरीब मजदूर लोगों की मदद करने का जिम्मा भी उठाते हैं और खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। मटन बेचने वाली सास बहू निकली चोर। लाजवंती और स्वरूपा नाम की बेहद ही लालची किस्म की सास बहू मटन बेचने का व्यापार करती थी। बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। स्वरूपा हाथों में धारदार औजार लिए मटन के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी। तभी मंगलू मटन की दुकान पर आता है। अरे लाजवंती काकी, जल्दी से 2 किलो मटन तौल देना। जरा अपनी जेब तो टटोल। 2 किलो मटन की कीमत जानता भी है। और दिन तो तुम पाव भर मटन खरीदती थी। आज घर में कोई दावत है क्या? अरे आज मेरी मुनिया का जन्मदिन का अवसर है और उसको मटन बिरयानी खाना बहुत पसंद है। चालाक लाजवंती अपनी बहू को इशारा करके कहती है, बहुरिया, मैं इसको बातों में उलझाती हूँ, उतने में तो हाथ साफ कर दे। पलक झपकते ही स्वरूपा तराजू के नीचे चुंबक लगाकर कम वजन के साथ मटन तौलकर मंगलू को थमा देती है। ये लो मंगलू, तुम्हारा 2 किलो मटन। मंगलू मटन की थैली लेकर चल पड़ता है। तभी लालची सास बहू जोरदार ठहाके मारकर कहती है, अरे बहू, ये तो एकदम मूर्ख चंद निकला। क्या सही चूना लगाया हम दोनों ने मिलकर इसे। इसे तो भनक भी नहीं होगी सासू माँ कि मटन 2 किलो नहीं बल्कि मात्र 1.5 किलो है। आखिर ये हेरा फेरी करके ही तो हम और ज्यादा मुनाफा कमा पाते हैं। मंगलू जैसे ही आधे रास्ते पहुंचता है उसे मटन का भार कम जान पड़ता है। फिर वो वापस मटन की दुकान पर आकर कहता है, अरे लाजवंती काकी, ये 2 किलो मटन तो लग नहीं रहा है। कहीं आपने भूल चूक से मटन कम तो नहीं तोल दिया? बिल्कुल भी नहीं, हमारा तराजू एकदम पक्का तोलता है, न 1 ग्राम कम न ज्यादा। हे बचवा, मटन की कटाई छटाई में कुछ हिस्सा कूड़े में ढेर में जाता है। और कोई बात नहीं, तेरे खातर 1 कलेजा ज्यादा सही, ले जा। अब खुश है तू? चालाक लाजवंती चोरी पकड़ी जाने के डर से मंगलू को कलेजी के टुकड़े का लालच देकर बात संभाल लेती है। सासू माँ, इतनी ईमानदारी दिखाने को किसने कहा था आपको? अरे मंद बुद्धि, अगर बकरे के 1 कलेजे से हमारा भेद खुलने से बच गया तो इससे बड़ा मुनाफा कुछ नहीं। अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो मटन बेचने का धंधा एकदम चौपट हो जाएगा। दोनों सास बहू देर शाम तक जोर शोर से आवाज लगाती हुई मटन की बिक्री करती हैं। मटन ले लो, मटन ताजा ताजा, लाल लाल गोश्त
गोश्त से भरा एकदम सस्ता ताजा मटन ले लो। आज की खातिर मटन की इतनी बिक्री बहुत है। घर चलकर बचे हुए ये मटन बनाकर दोनों सास बहू मिल बांटकर चाव से खाएंगे। दोनों सास बहू बचा खुचा मटन का ठेला लिए घर आ जाती हैं और खाना पकाकर खाती हैं। अरे बहू, आज के मटन का मांस तो बड़ा ही नाजुक और मजेदार है। आखिर माँ जी, हम अपने पेट के लिए तो मटन की हेराफेरी करते हैं ताकि सब्जी का दाम बच सके। ये तो वही मिसाल हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। वैसे बेईमानी हम एकदम खरी करते हैं। अगली सुबह सास बहू मुर्गे की बांग के साथ तड़के सवेरे उठकर ठेला लिए कसाई के यहाँ पहुँच जाती हैं। अरे ओ जमाल, जल्दी से आधा दर्जन बकरे खूंटे से खोल कर ले आओ। क्या बात है लाजवंती, आज सास बहू की टोली बड़े सवेरे दस्तक देने आ गई। खाली फोकट में बातों में ना उलझा, दुकान जाने का समय हो गया है। हाँ, फिर इन बकरों को हलाल भी तो करना होगा। दोनों सास बहू बकरों से भरा ठेला लिए अड्डे पर आकर मटन तैयार करने लगती हैं। बहू, वो देख, गाँव की झुमरी झूमती हुई चली आ रही है। सासू माँ, इसे तो आज तगड़ा वाला चूना लगाना बनता है। अरे ओ लाजवंती भौजाई, जल्दी से हमका 5 किलो मटन तोल दो। और हाँ, एकदम ताजा लाल और चुनिंदा पीस डालना जो हड्डी से भरे हो, और कलीजा डालना तो मत भूलना, काहे कि वो हमरे सजनवा को मटन मांस सबसे ज्यादा भावत है। सासू माँ, कितना काटो? 1.5 किलो वजन मार दे, इस बिन पैंदी के लोटे को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे आप दोनों सास पतोहू का खुसर फुसर करत हो। दोनों एक पतला दुबला बकरा काट कर उसका मटन तैयार कर देती हैं। सासू माँ, ये कल का बासी मटन बचा हुआ है, सवेरे से मेरे ध्यान पर से ही उतर गया था। अब इसका क्या करें? इस बासी मटन को इस ताजे मटन के बीच में फेंट डाल, वरना रात तक ये मटन एकदम सड़ जाएगा। खामखा भारी नुकसान होगा। चालाक सास बहू न सिर्फ कम मटन तोलती हैं, बल्कि नुकसान से बचने के लिए खराब मटन भी तोलकर झुमरी को थमा देती हैं। देखा बहू, तेरी सास का दिमाग कितना तेज निकला। कूड़े खत्ते में जाने वाला मटन को बेचकर भी नोट बटोर डाले। मक्कार बेईमान सास बहू हर दिन कम नाप तोल करके मटन खरीदने वाले लोगों के साथ हेरा फेरी करके उन्हें बेवकूफ बनाती थी। एक रोज सरपंच के यहाँ काम करने वाला भीमा आकर कहता है, अरे सरपंच जी के घर कल उनकी बेटी की शादी का बड़ा जश्न है, इसलिए उन्होंने तड़के सवेरे 50 किलो मटन मंगाया है। दोनों लालची सास बहू बड़ा ऑर्डर सुनकर खुशी से उछल पड़ती हैं। सासू माँ, कल तो अपनी लॉटरी लग जाएगी, लंबा हाथ मारने को जो मिला है। बहू, कल तो आधा आधा मटन की चोरी बनती ही है। लेकिन अगर हमारा भेद खुल गया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मटन बनाने की जिम्मेदारी रसोइये महाराज की है, तो मटन की हेरा फेरी का दोष भी उसी के सर पड़ेगा। दोनों सास बहू सवेरे उठकर जमाल कसाई से 2 दर्जन हट्टे कट्टे चर्बीले बकरे खरीद कर उनका मटन तैयार करके महाराज के हाथों में सौंप आती हैं। महाराज मटन तैयार करते हैं, लेकिन शादी में मटन कम पड़ने पर छत्रपति उसकी खिल्ली उड़ाकर कहता है, राम राम, कितनी शर्मिंदगी की बात है, शादी में आए आधे बारातियों को भूखा ही लौटना पड़ेगा। सरपंच के घर मटन की खपत जो कम पड़ गई। अरे सरपंच काका, इतना धन बचाकर कहाँ ले जाओगे, जो गांव देहात को भरपेट मटन तो क्या, बल्कि एक मांस का टुकड़ा भी नसीब न हुआ। शादी में आए तमाम लोग सरपंच की तफरी उड़ाकर चलते बनते हैं। अगले सवेरे सरपंच के गुस्से का गुबार भीमा पर फूटता है। क्यों रे भीमा, तुझे पैसे ही चाहिए तो मुझसे काहे नहीं मांगा? ये मटन में हेरा फेरी करके तूने मेरी नाक नीची कर डाली। अरे हुजूर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैंने आपका नमक खाया है, मैं भला आपसे गद्दारी क्यों करूंगा? क्या? अगर ये सब तूने नहीं किया तो किसने किया होगा? इसका पता लगाना होगा। हो सकता है ये सब उस नमक हराम रसोइये का काम हो। सामने लाओ उस नमक हराम को। डरा सहमा रसोइया सरपंच के सामने पेश होता है। नाम महाराज और काम चोर चकारों वाले। 50 किलो मटन 25 बारातियों में कैसे कम पड़ गया? महाराज सच बोल, किसके हाथ बेचा तूने मटन का टुकड़ा? सरकार, मैं गरीब हूँ, बेईमान नहीं, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि वो 50 किलो मटन नहीं था। अरे 50 किलो मटन में तो सैकड़ों बाराती पेट भरकर एकदम टन हो जाते हैं। महाराज की बात सुनकर सरपंच का शक मीट बेचने वाली सास बहू पर जाता है और सरपंच कहता है,
इसका मतलब ये चालाक लोमड़ी सास बहू ने गद्दारी की। लेकर आओ इन्हें। मटन चोर सास बहू सरपंच के आगे हाजिर होती है। गौरी, शेर की खाल पहने भेड़िया, मटन चोरी करके कितना नोट बटोर लिया तुमने? सरपंच जी, आप हमें शक के दायरे में लाकर गलत कर रहे हैं। सरकार, सालों से हम सास बहू मटन बेचने का व्यापार खरी ईमानदारी से कर रही हैं। हम चोरी क्यों करेंगी? अरे बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। सच सच बताओ, कब से ग्राहकों को लूट रही हो? वरना मैं तुम्हारा ये मटन बेचने का धंधा हमेशा की खातिर बंद करके तुम्हें गांव से निष्कासित कर दूंगा। सरपंच की धमकी सुनकर मटन चोर सास बहू अपना सारा सच बताने के लिए तैयार हो जाती है और स्वरूपा कहती है, नहीं सरपंच जी, ठहरिए, हमने ही पूरे पैसे लेकर आपको आधा मटन दिया था। हम लालच में आ गई थी। सरकार, हमको माफ कर दीजिए। आगे से हम ये हेरा फेरी फिर कभी नहीं करेंगे। इस बार तो मैं तुम्हें औरत जात समझकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब अगर ये लूटमार दोहराई तो धोखाधड़ी में सीधे पुलिस के हवाले करूंगा। कहते हैं ना, ज्यादा लालच बुरी बला है। मटन बेचने वाली सास बहू के बढ़ते लालच के चलते न सिर्फ सभी के सामने उसकी इज्जत उछलती है, बल्कि लोगों का भरोसा भी उन पर से हट जाता है, जिसके लिए अंत में लालची सास बहू को अपने किए पर काफी पछतावा होता है।